Hello everyone, I hope you all are doing great. In this video lecture, we are going to start the reading comprehension. Now, before we start solving the reading comprehension passage, I would like to discuss a few very important strategies with you and what could be the possible intentions of the author behind writing this particular passage and any of the passages. So let us begin the video. Firstly, we have to study one thing. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, कोई भी आप पैसेज पढ़ते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई न्यूज पढ़ते हो आप, जैसे कि आर्टिकल्स में एग्जांपल के तौर पे द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू को अगर आप फॉलो करते हैं, डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, तो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, हर एक आर्टिकल के अंदर ही जो आप पढ़ते हैं ऑथर की कोई ना कोई इंटेंशन होती है। वो पर्टिकुलर इंटेंशंस क्या हो सकती है ये हम स्टडी करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, चाहे पीओ के एग्जाम्स हो चाहे वो क्लरिकल एग्जाम्स, और आज तो आप देखिए अगर एसएससी एग्जाम्स टीयर 1 में भी आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने लग गए, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी आप कोग्निटिव स्किल्स, जो आपके कोग्निटिव एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी जो है, रीडिंग स्किल्स, उस पर काम करना स्टार्ट करें। और आज सबसे पहले हम एक चीज लर्न करेंगे कि आपको जब भी रीडिंग करनी है, ठीक है, चाहे वो आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप जनरल रीडिंग कुछ भी चीजों की कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास होना क्या चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पैसेज में इंफॉर्मेशन डिड्यूस करने से पहले उस ऑथर की इंटेंशन समझने की, ठीक है। सो ये एबिलिटी अगर आप डेवलप कर लेते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो जैसे देखिए, व्हेन व्हेन एन ऑथर राइट्स अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब भी एक ऑथर लिखता है किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, द पॉसिबल रीजंस कैन बी यूजुअली अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द पर्पस और इंटेंट बिहाइंड द राइटिंग। तो आपका यही गोल रहना चाहिए, और आज सबसे बड़ी अगर एग्जाम की कोई टिप होगी आज क्लास में तो वो यही होगी। आप पैसेज को पढ़ेंगे, अब आपका क्वेश्चन ही होगा, डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि ये पर्पस क्या है, ठीक है, या फिर इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है उस ऑथर का बिहाइंड राइटिंग दिस पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आई विल टीच यू, क्वेश्चन की हेल्प से भी समझेंगे, ठीक है। नाउ in exams like IBPS, SPI, SSC or any other competitive exams, this is often tested as the main purpose of the passage। आपने देखा होगा जितने भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, जिन्होंने भी एग्जाम्स पहले दिए हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, और ये उन एनालिटिकल क्वेश्चंस में से एक है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिड्यूस दिस इंफॉर्मेशन, that we can understand the right purpose, the right intent behind the comprehension passage which the author has written and given to you to solve the follow-up questions. Now, here are the main reasons an author might write a passage, ठीक है। तो possible reasons क्या क्या हो सकते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहां समझें, to inform or educate, either he or she merely wants to inform you or educate you regarding anything that is going on, ठीक है। जैसे कि the author provides factual information about a topic। अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे स्टाइल ऑफ राइटिंग भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जब जब ऑथर आपको कोई चीजों के लिए इन्फॉर्म कर रहा है या फिर वो एजुकेट कर रहा है, आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है, फैक्चुअल जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर रहा है अपने उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है, अपने उस पैसेज के अंदर, तो आप समझ जाते हैं कि उसका राइटिंग स्टाइल भी कैसा स्टाइल होता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल, जिसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अ पैसेज एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज, there is a particular passage which is explaining what climate change is, what the causes are, what the reasons are and what its impacts, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो डिस्कस करता है अपने पैसेज में, और ये आप पढ़ते ही समझ आते हैं, बट आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, which I would like to give you in the beginning of the class। now इसमें पैसेज एक्सप्लेन कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट माइट हैव अकर्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साइंटिफिक फिनोमेना बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग है, किस तरह क्लाइमेट चेंज का उस पर इम्पैक्ट है, वो एग्रीकल्चर पे क्या उसके आउटकम्स होंगे, उसका आफ्टर मैथ, हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे क्या रहने वाला है ये डिस्कस कर सकता है आपसे, राइट। अब इसमें आपको क्लू वर्ड्स क्या मिल सकते हैं, जैसे कि data shows, now that some kind of study has been done and according to that study some data has been derived and collected, उसके थ्रू आपको कहते हैं data shows, ठीक है। या फिर research indicates, again some research has been done and somehow the research indicates or wants to tell you something related to climate change, okay। या फिर studies reveal,
इस तरह के आपको क्लूज मिलते हैं जिसमें वो डिस्क्रिप्टिव उसका राइटिंग स्टाइल होगा और साथ ही साथ वो कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना चाहता है, जिसका मतलब है उसकी इंटेंशन है आइदर इन्फॉर्म करना आपको या फिर एजुकेट करना। वो कुछ भी फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियंस को इसमें ऐड ऑन नहीं करेगा। ठीक है, देयर आफ्टर द सेकेंड रीजन माइट बी टू परसुएड और कन्विंस यू। ठीक है, आपको कन्विंस करना चाहता है, ठीक है, कि जो वो कहना चाहता है आप उसको अंडरस्टैंड करें। अब इसके क्लू वर्ड्स क्या पॉसिबली हो सकते हैं, जैसे कि वन मस्ट डू दिस, या फिर दिस मस्ट बी डन, या फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, शुड भी हो सकता है, इट इज असेंशियल दैट, या वी नीड टू। इस तरह के वर्ड्स आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स में मिल जाते हैं जहां पे वो आपको कन्विंस करना चाहता है दैट व्हाट राइटली शुड बी डन। ठीक है, अब इसमें जैसे कि the author tries to influence the reader's opinion or viewpoint। एग्जाम्पल के तौर पे a passage arguing for renewable energy adoption or banning plastic। तो एक ऐसा पैसेज जो आर्ग्यू कर रहा है कि हम लोगों को रीन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन करनी चाहिए, कुछ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और बैनिंग प्लास्टिक, जिसके कि नेगेटिव आउटकम्स, तो हमें प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह वो आपको परसुएड या कन्विंस करना चाहता है अपनी गिवन स्टेटमेंट्स के थ्रू। इस तरह के आपको क्लू वर्ड्स वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर टू एंटरटेन, कोई पर्पस और कोई नहीं है, ठीक है, सिवाय एंटरटेन करने के। टू एंटरटेन द ऑथर राइट्स टू अम्यूज, अम्यूज का मतलब एंटरटेन होता है, और एंगेज रीडर्स ऑफन यूजिंग एनेक्डोट्स, स्टोरीज और ह्यूमर। ठीक है, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर पैसेजेस कुड बी गिवन टू यू। नाउ एग्जांपल के तौर पे अ पैसेज डिस्क्राइबिंग एन अम्यूजिंग इंसिडेंट और अ पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें ऑथर के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं या किसी भी एनी अदर पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इंक्लूड। ठीक है, नाउ क्लू वर्ड्स, पहली बात तो स्टाइल की अगर बात करें, अगर आपको ऐसे पैसेज में जहां पे स्टोरी टेलिंग हो रही है, ठीक है, जहां पे ऑथर इज डिस्क्राइबिंग सम पर्टिकुलर इवेंट, सम काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट अकर टू आइदर हिम और हर और टू समबडी एल्स, ठीक है, जिसके बारे में लिखना चाहता है। ठीक है, अब इसमें उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा होगा, इट वुड बी नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, डायलॉग्स होंगे उसमें या फिर पर्सनल एनेक्डोट्स होंगे जो एग्जाम्पल के तौर पे उठाए गए होंगे एक्सप्लेन करने के लिए। Now the fourth reason might be to explain or describe. He just wants to open the entire thing. ठीक है, whatever the logics behind this are or that are, whatever the logics are, ठीक है, whatever the information that he has, he wants to explain it with a lot of examples maybe. जैसे कि the author elaborates on a process, on an idea or a concept in detail। Example के तौर पे how the human digestive system works or how a certain technology functions। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी फंक्शन कैसे करती है या ह्यूमंस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली वो एक्सप्लेन कर देता है, एलेबोरेट कर देता है। ठीक है, तो उसका ये भी इंटेंशन हो सकती है। नाउ द फिफ्थ रीजन कुड बी टू क्रिटिसाइज और कमेंट किसी भी चीज को that the author doesn't accept, he or she might have different views on whatever is going on, whatever is prevalent। For example, you can talk about economic crisis that have been faced by Indians mostly, although it has been happening to many countries, it has been happening in so many countries, and the worldwide if we see, the entire nation is facing somehow the economic crisis. Now if the author wants to criticize or comment on political views as well, right, the author expresses opinion about social issues, policies, or events, or political decisions might be there. Now, critique of government policies or social practices। ठीक है, तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बनाई, कुछ बिल्स पास किए, उसके ऊपर अपने कमेंट देता है, अपने पर्सनल ओपिनियंस वहां पे मेंशन करेगा। आपको क्लू वर्ड्स क्या मिल सकते हैं, क्रिटिकल उसकी टोन होगी। ठीक है, जब आपको टोन का क्वेश्चन पूछा जाए तो इट कुड बी क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग भी हो सकता है, तो आप क्रिटिसाइजिंग टोन भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, क्योंकि उसके लिए वो कुछ कॉनोटेशंस या फिर कुछ कंजंक्शंस ऐसे यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, हाउएवर, येट, बट, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू दिस, दैट मींस वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है। नाउ व्हाटएवर द प्रेवलेंट सर्कमस्टांसेस आर, he or she might have some different opinions regarding anything, so whenever he wants to add on, ठीक है, in a contradictory manner, that means वो criticize करने वाला है, right। अब कई बार ऐसा होता है like there is a widely accepted belief in the entire nation
कोई भी एक बिलीफ जो उसने डिस्कस किया, आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ विद सम एग्जांपल्स, कोई भी एक वाइडली एक्सेप्टेड या वाइडली किस चीज को एसोसिएट किया जाता है किस चीज के साथ जिसको सब लोग अग्री करते हैं, जैसे उसके बाद however but या yet ऐड होता है, to the contrary ऐड होता है, that means author wants to add on his or her own opinions and now the game changes. Now what you have to understand basically here is कि जब भी वो however but या yet को ऐड कर रहे हैं, that means the author wants to add on his or her opinions into that particular part of the passage, which means यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑथर्स की इंटेंशन के बारे में, और व्हाट डज ऑथर वांट टू से, और व्हाट कैन वीकन और स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज, ठीक है, ऑथर्स आर्गुमेंट, दैट मींस आपको ऑथर के आर्गुमेंट को पहचानना, ना कि वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ पे काम करना है आपको, ठीक है। ऑथर ने अपना क्या आर्गुमेंट रखा है, आपको उस आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आर्गुमेंट अंडरस्टैंड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो अपने कॉम्प्रिहेंशन में, जिसकी इंपॉर्टेंस रहती है 30 to 40% एटलीस्ट, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे पॉसिबली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब आपके पास क्वेश्चन है, नाउ मेरी आपको एक सजेशन रहेगी कि जब भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस कह रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस नहीं, ठीक है। वाइस देखिए, मैं मानता हूं कि आपके पास अगर 10 में से 2 क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड हैं, ठीक है, उसमें से आपके पास 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, ठीक है, जिसमें आपको बहुत लेबर नहीं करनी पड़ती। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं एनालिटिकल है, ठीक है, क्रिटिकल है, जैसे कि व्हाट कैन पॉसिबली वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट, या व्हाट कैन पॉसिबली स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। या फिर what is the purpose behind writing this passage, main idea of the passage, intent या purpose आ गया, या फिर tone of the passage आ गया, theme का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, टाइटल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर what do you infer from this particular statement, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको लगता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या फायदा, बट सुनिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पैसेज तो नहीं पढ़ने लग गए। सो होगा क्या, अगर आप वो एनालिटिकल क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपका नुकसान भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस 4-5 है ना, उन पे तो आपका फोकस चला जाएगा, ठीक है, उनके आप क्विकली गिवन टाइम के अंदर पहले आंसर कर सकते हो। एंड बिलीव, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जब आंसर करना शुरू करोगे उन डायरेक्ट क्वेश्चंस के, उसी के अंदर ही, क्योंकि पर्टिकुलर पैसेज की लेंथ उतनी है, वर्ड्स तो वही है, वहीं से आपको बाकी अपने एनालिटिकल या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के भी आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ ऐसा वाकई होता है कि। तो जैसे ही हमारे पास पर्टिकुलर पैसेज है, ठीक है, क्वेश्चंस को क्विकली अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, पेन्स हैं, दैट्स वेरी वेरी वेल, आप क्वेश्चन कोई कुछ कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं। आई टीच यू एज वेल, ठीक है, कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको कैसे नोट करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर तो आप नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली, इतना टाइम तो वहीं चला जाएगा आपका एग्जाम में। तो एक क्विक रीडिंग करनी है आपको। हाउ, what was the primary factor that transformed digital transaction India after 2016? तो आपके माइंड में होना चाहिए 2016 में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, प्राइमरी ऐसा फैक्टर कौन सा था जिस वजह से क्या हुआ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहला क्वेश्चन माइंड में बैठ जाना चाहिए आपके, ठीक है, प्राइमरी फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स नहीं पूछे उसने, ना ही फैक्टर पूछा, प्राइमरी मतलब सबसे मेजर होगा कोई, ठीक है, और कब होगा, 2016 के आसपास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the passage which the following is a major challenge, again उसने challenges नहीं पूछे आपसे, major challenge, ठीक है, कोई एक सबसे मेजर चैलेंज होगा for digital payments in rural India, तो मेजर चैलेंज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। Thereafter, which of the following statements can be inferred from the passage? अब inference का क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो है नहीं, तो गिवन जितने भी आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे तो वहीं पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली मिल जाता है। Thereafter, the phrase blurring the lines between formal and informal sectors, एक स्टेटमेंट कहीं पे पैसेज में यूज की हुई है। अब अगर ये चीजें आप पहले पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड का फोकस इंक्रीज हो जाता है, आप इसी से स्कैनिंग कर पाते हो, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब है जो आपके माइंड में ऑलरेडी चीजें फिक्स्ड हैं कि जो आपको फाइंड आउट करना है, यू आर रीडिंग विद सम इंटेंट, राइट, रीडिंग विद सम इंटेंट, तो आपको पता है मुझे पर्टिकुलरली कहाँ फोकस करना है, ठीक है, और वहां पे जैसे ये लाइन आएगी तो आपका फोकस डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में शायद आपका फोकस टूट सकता था। Thereafter,
विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन। अब टोन का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 से 25 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टोन्स हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। Thereafter the word unprecedented, ठीक है, unprecedented कहीं पे यूज है तो उसका सिनोनिम क्या होगा? वैसे तो वर्ड अपने आप में इजी है, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। Which of the following if true, कौन सी बात अगर सच हो जाए would weaken the author's argument about the risks of digital payment। अब इसमें तो इसने बड़ा क्लियर वर्ड्स में लिख भी दिया है, देखो, ठीक है। अदरवाइज आप कैट के क्वेश्चंस देखते हैं, आईपीएम के क्वेश्चंस देखते हैं, या फिर कुछ टिपिकल एग्जाम्स में, इसमें तो लिखा है ना वीकन्स दी ऑथर्स आर्ग्यूमेंट के बाद लिख भी दिया विच आर्ग्यूमेंट अबाउट द रिस्क्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अदरवाइज ये गिवन भी नहीं होता ना, तो आपको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट ऑथर का है जिसके ऊपर हम एक बात प्रूव कर दें कि उसका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाए, वीक पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर। Which of the following is not true according to the passage। तो whatever is true, जितना आपने deduce किया information, जो उसमें true नहीं होगा उसको निकाल देंगे, eliminate करना आसान होगा। तो what does the author suggest as the key for future, ठीक है, key मतलब बहुत ही major word यहाँ पे use किया गया, the key for future success। तो future success किस चीज पे डिपेंड करती है? डिजिटल पेमेंट्स की। thereafter a suitable title for the passage, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह के टास्क यहाँ पे आपको गिवन जो है आप रिड्यूस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को इजीली, या फिर इट विल टेक यू सम टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द होल थिंग। नाउ सो इन द पास्ट डेकेड, अब पिछले एक डेकेड के अंदर क्या हुआ, ठीक है, इन द पास्ट डेकेड, आई होप द पैसेज इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो इन द पास्ट डेकेड, अब इसके बाद लिखा है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैव विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड सर्च, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो चीज पहले एक्सपीरियंस नहीं की गई, ठीक है, बिल्कुल ही अलग, जो कभी आपने प्रोडिक्ट ही नहीं करी थी शायद। तो पिछले डेकेड में क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट्स जो है हिंदुस्तान के अंदर है विटनेस्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड सर्च, बहुत ज्यादा चढ़ावा आया, बहुत ज्यादा मतलब इंक्लिनेशन आया, ठीक है। प्राइमरली प्राइमरली ड्रिवन बाय व्हाट, अब प्राइमरली भी लिखा है तो मेजरली किस चीज के द्वारा ड्राइव किया गया इसको, मतलब कौन इसके पीछे था, इसके मेजर कॉजेस क्या थे। प्राइमरली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। चलो एक चीज मिल गई हमें कि प्राइमरली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ऐसा पॉसिबल हो पाया जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मान लेते हैं गवर्नमेंट के बारे में ये बात हम। उसके बाद अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, ये हमें पता भी है जियो के आने के बाद, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स प्लस अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस की वजह से एंड रैपिड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की वजह से, जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बड़ा स्पीड से पेनिट्रेट करते रहे, मार्केट में लॉन्च होते गए, कंपनीज अपना धंधा बनाती रही और साथ ही साथ बेनिफिट लोगों को भी हुआ इसका। नाउ the launch of the unified payment interface that is UPI in 2016 revolutionized। अब देखो 2016 पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और आपसे पूछा गया था कि मेन फैक्टर क्या रहा कि सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई इतनी जल्दी 2016, ठीक है। तो 2016 में क्या हुआ, यूपीआई लॉन्च किया गया 2016 के अंदर, दैट revolutionized the way Indians transact, making peer-to-peer transfers seamless and merchant payment cashless। Now today UPI transactions exceed credit and debit card payments, उससे ज्यादा हो गई है, मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कंपैरेटिवली यूपीआई पेमेंट ज्यादा होने लग गई हैं। कंबाइंड सिग्नलिंग, नाउ व्हाट इट इज सिग्नलिंग, अ फंडामेंटल शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपको यहाँ पता लगा कि मेजर फैक्टर क्या था, क्योंकि आप देखें तो पैसेज में हाफ पैसेज लास्ट का किस पे फोकस कर रहा है, देखो पॉइंट्स तो थे, पॉइंट्स क्या थे, इट वाज ड्रिवन बाय व्हाट, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या रहे, फैक्टर्स थे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, रैपिड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, तीन रीजंस ये थे। बट सबसे मेजर क्या था 2016 के अंदर जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसके बारे में आगे रिपीटेडली 3 लाइन में बात भी की गई, ठीक है। तो इससे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। नाउ प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ था जी, what was the primary factor that transformed digital transactions in India after 2016। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डेबिट कार्ड्स, ये तो मेंशन्ड भी नहीं था, ठीक है। हमने देखा एक तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इट वाज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दूसरा था इसमें पेनिट्रेशन स्मार्टफोन्स की, तीसरा था अफोर्डेबल इंटरनेट प्राइसेस, ठीक है। फिर यूपीआई की बात हुई जो सबसे फंडामेंटल था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेबिट कार्ड्स तो पहले भी थे, लॉन्च ऑफ यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज जो पहले भी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक, तो सबसे मेजर क्या था जी, लॉन्च ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन 2016 दैट इज यूपीआई, राइट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ था वहां पे आपका फोकस इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी कर पाए इजीली। देयर आफ्टर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं।
और ज्यादातर आपके बैंक एसएस जैसे एग्जाम्स में, ठीक है, सीडीएस के अंदर क्रोनोलॉजिकली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ है तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड में से एक पूछ लिया, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में उन पे इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आ गया, असम्पशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट अस सी। हाउएवर देखो जी कितने फायदे की बातें चल रही थी। अभी तक आपका सारा का सारा जो कॉन्टेक्स्ट ऊपर गिवन है वो सारा पॉजिटिव मैनर में गिवन था, ठीक है। उसमें सारी अच्छी चीजों की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही थी, यूपीआई के लॉन्च होने के बेनिफिट्स दिखाए गए, रेवोल्यूशनाइज हुआ कैसे सारा सिस्टम। लेकिन अब आ गया हाउएवर, लेकिन कुछ गलत क्यों हुआ, राइट। However, this digital revolution has not been without challenges. तो इसमें challenges तो हैं और आपको याद होगा एक मेजर चैलेंज आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट। तो ढूंढ लीजिए यहाँ से challenges, जिसमें पहला चैलेंज है साइबर फ्रॉड्स, lack of financial literacy in rural areas and inadequate digital infrastructure in certain regions continue to hinder universal adoption. तो यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे लोग क्योंकि ये तीन मेजर रीजंस इसमें बताए गए। Thereafter, although fintech companies have introduced, हालांकि fintech companies इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं innovative solutions such as biometric verification and AI driven fraud detection, इन्होंने लॉन्च कर दिया है। The threat landscape evolves just as quickly as technology advances. तो जैसे ही टेक्नोलॉजी जितनी स्पीड पे एडवांस कर रही है, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है, उसी के साथ साथ जो थ्रेट लैंडस्केप है वो भी बड़ा होता चला जा रहा है, विच मीन्स जो फिनटेक कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की भी है इन थ्रेट्स को रोकने के लिए शायद वो भी इतनी पॉसिबली फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाई, राइट। तो चैलेंजेस आपने पढ़े, साइबर फ्रॉड पढ़ा आपने, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा आपने रूरल एरियाज के अंदर, एंड इनएडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा आपने सर्टेन रीजन्स के अंदर। तो ये अगर चैलेंजेस यहाँ हमने पढ़े तो सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस हमारे पास गिवन थी। तो इसमें हाईलाइट किया गया कि क्या क्या चैलेंजेस मेन है। हाई ट्रांजैक्शन फीस, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, स्कार्सिटी ऑफ मोबाइल फोन्स, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस तो हो नहीं सकती, गवर्नमेंट के तो खुद के इनिशिएटिव्स की वजह से इट वाज ड्रिवन, ठीक है। अब स्कार्सिटी ऑफ मोबाइल फोन्स, वो तो कह रहे थे स्मार्टफोन जितने भी हैं उनकी पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई, इस वजह से ऑप्शन सी भी निकल गया और आपके सेकंड पैराग्राफ में भी मेंशन नहीं था। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, सी भी डिस्टॉर्टेड है, डी भी डिस्टॉर्टेड है। हाई ट्रांजैक्शन फीस कहीं पे डिस्कस नहीं की गई, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज में से एक चैलेंज जो यहाँ मेंशन्ड ऑप्शन में दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। आई होप दो क्वेश्चन हम बढ़िया से सॉल्व कर पाए। तीसरा क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पास्ट। तो हम पढ़ के देख लेते हैं, अगर जितना हमने पढ़ा उसमें से आपका आंसर पॉसिबली आ जाना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। क्योंकि अगर थर्ड क्वेश्चन बना और अगर पैसेज की लेंथ 4 पैराग्राफ्स की टोटल है तो कितने ही क्वेश्चन बना पाएगा आगे से, शायद पहले 2 पैराग्राफ पे बेस होके 3-4 क्वेश्चन तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। Which of the following statements can be inferred from the passage? Digital payments have completely replaced cash in India. उसने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कंपैरेटिवली अगर देखें तो यूपीआई की पेमेंट एक्सीड कर चुकी है, बट कंप्लीटली कैश रिप्लेस कर दिया है क्या? ऐसा आपको क्या एक एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन या फिर आपको ऐसी स्ट्रीम स्टेटमेंट अगर आप लगता है आपको ठीक लगती है तो आप इस पैसेज पे जा सकते हैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए। ऑप्शंस पढ़िए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी था कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व होते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, पैसेज में क्लियर वर्ड्स में लिखा था, राइट, जो चैलेंजेस वाला पैसेज था हाउएवर के बाद। नाउ सीनियर सिटीजंस स्टिल अवॉइड यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो ऐसा करते हैं कि ऐसी वाली बात अभी तक शायद हमने पढ़ी नहीं है। फर्स्टली वी शुड गो विद द अदर पार्ट ऑफ द पैसेज सो दैट वी कैन बी श्योर, क्योंकि बी अब तक ठीक लग रहा है, सी भी हो सकता है, डी भी, लेट अस सी। अब बचे हुए पैसेज को क्विकली पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या देखा, बेनिफिट्स क्या हुए और साथ में चैलेंजेस क्या आए, मेजर रीजंस क्या रहे कि इतनी एडवांसमेंट हो पाई यूपीआई के ट्रांजैक्शन 2016 के अंदर उसका लॉन्च, ठीक है, और चैलेंजेस हमने साथ में डिस्कस किए। साथ में हमने पढ़ा कि फिनटेक कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्टमेंट करी है सो दैट साइबर क्राइम्स या फिर थ्रेट्स को रोका जा सके, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है वैसे वैसे लैंडस्केप भी इंक्रीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है किसका, साइबर सिक्योरिटी का, साइबर थ्रेट्स का। नाउ इंटरेस्टिंगली द पेंडेमिक एक्सेलरेटेड, अब इसमें ऐड ऑन करता है कि एक्सेलरेट हो गई चीजें और ज्यादा लेवल बढ़ गया उनका, किसके बाद, पेंडेमिक के बाद। द पेंडेमिक एक्सेलरेटेड डिजिटल अडॉप्शन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। तो ऑल एज ग्रुप्स में ही पेंडेमिक आने से क्या हुआ, एक्सेलरेट हो गया डिजिटल अडॉप्शन, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनली रिलक्टेंट
उनको भी इंक्लूड कर दिया जो ट्रेडिशनली पुराने विचार के लोग थे, रिलक्टेंट थे, इंटरेस्टेड नहीं थे इसको करने के लिए। सेगमेंट्स लाइक सीनियर सिटीजन, चलो ये तो इंक्लूड हो गए इसमें। ग्रोसरी शॉप्स वाले भी आ गए इसमें जी, स्मॉल वेंडर्स भी आ गए, एंड इवन स्ट्रीट हॉकर्स हैव बिगन एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट्स। तो सारे लोग जो रिलक्टेंट भी थे ट्रेडिशनली, ठीक है, जिनका सोच विचार यही था कि हमें कैश पे काम करना चाहिए, हमें कैशलेस इकोनॉमी ही ठीक, सॉरी कैश वाली इकोनॉमी ही ठीक लगती है, कैश ही ट्रांजेक्ट करना हमें ठीक लगता है, हम यूपीआई यूज करेंगे, फ्रॉड के चांसेस है, उन सब ने भी यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। देर आफ्टर, अब इस लाइन के जस्ट बाद लिखा है, अब क्योंकि सब लोग यूज करने लग गए, तो ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब इस लाइन का मतलब आपसे पूछा गया तो आप रिलेट कीजिए, छोटे बड़े सारे वेंडर्स यूज कर रहे हैं, दैट मींस ब्लर हो रही है लाइंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, जो इनके बीच बहुत बड़ा गैप था वो गैप शायद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। Yet, experts caution against over reliance on digital systems. Experts अपनी क्वेश्चंस दिखाते हैं, वो लोगों को कॉशियस करना चाहते हैं, ठीक है, अलर्ट करना चाहते हैं, ज्यादा डिपेंडेंस, ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल सिस्टम्स एज आउटेजेस। आउटेजेस का मतलब होता है सप्लाई कट हो जाना, चीजों की फैसिलिटी ना मिल पाना, स्पेशली इसको हम इंटरनेट फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। तो एज आउटेजेस, सर्वर फेलियर्स और ब्रीचेस को डिस्टर्ब, इन सब की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल, इसलिए वो थोड़े कॉशियस भी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कुछ नुकसान दिख रहे हैं उनको, कुछ थ्रेट्स या फिर कुछ चिंताओं के विषय हैं जो साथ में ऐड होते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर, नाउ द फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। अगर आप बैलेंस बना लेते हैं तो फ्यूचर ठीक रहेगा, किसका, डिजिटल पेमेंट्स का, आपका नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर। अगर आप बैलेंस बना लेते हैं, इंश्योरिंग इनोवेशन कंटिन्यूस वाइल मेंटेनिंग कंज्यूमर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के साथ अगर आप इंश्योर कर लेते हैं इनोवेशन कंटिन्यू, इनोवेशन तभी हो जब साथ में कंज्यूमर ट्रस्ट और सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जाए। अगर इन दोनों में बैलेंस बन गया तो फ्यूचर अच्छा रहेगा, किसका, डिजिटल पेमेंट्स का। Now, if this equilibrium is achieved, अगर ये चीज हो जाती है, India could become a model for other emerging economies aiming to digitize their financial ecosystem. तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जी बचे हुए क्वेश्चंस जो है हम, क्योंकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो है वो फिनिश हो चुका है, देयर आफ्टर हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके, सेकंड क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर चुके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज which of the following statements can be inferred। तो जो आपने पढ़ा, जो आपने डिड्यूस की इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आपने जो इन्फर किया है, देखिए कौन सी रिलेट करती है कौन सी नहीं। तो सबसे पहले है डिजिटल पेमेंट्स have completely replaced cash in India। No, they have not done it completely. Senior citizens still avoid, उसमें तो लिखा था सारे एज ग्रुप्स करने लग गए, ठीक है, इसमें लिखा है still avoid, गलत हो गया। फिनटेक कंपनीज हैव सॉल्व्ड ऑल डिजिटल फ्रॉड इश्यूज, वो तो कह रहे थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो करी है लेकिन अभी भी इवॉल्व होता चला जा रहा है थ्रेट, जो साइबर थ्रेट है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो नहीं कर पाए अभी तक वो। वैसे भी आप देखिए, ध्यान दिया करो, जब इन्फ्रेंस अजम्पशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको कभी भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं चूज करनी होती, जैसे कि दे हैव सोल्ड ऑल डिजिटल फ्रॉड्स, ठीक है, तो एक्सट्रीम हो जाता है कि सब सब कुछ ही कर दिया उन्होंने, इसकी हेल्प आप पैसेज से भी ले लेते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें था डिजिटल पेमेंट्स हैव कंप्लीटली रिप्लेस्ड, ये भी एक्सट्रीम थी, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी इसका आंसर हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ओके, नेक्स्ट। अब ये फ्रेज का क्या मतलब है, ब्लरिंग लाइंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ओनली बिग कॉर्पोरेशंस बेनिफिट फ्रॉम यूपीआई एडॉप्शन। ये तो पैसेज में लिखा था कि स्मॉल वेंडर्स या स्मॉल वेंडर्स जो है या फिर स्ट्रीट हॉकर्स तक यूज करने लग गए। बोथ स्मॉल वेंडर्स एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस दोनों ही आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स, दोनों कर रहे हैं, दैट मींस दोनों में इतना बड़ा गैप बचा ही नहीं। इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर के बीच में लाइंस ब्लर हो रही है, व्हिच मींस गैप कम हो रहा है डिजिटल पेमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इनफॉर्मल वर्कर्स आर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखा था उसमें एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी, स्मॉल वेंडर, स्ट्रीट हॉकर या फिर इवन ट्रेडिशनली जो रिलक्टेंट लोग थे, इवन सीनियर सिटीजन, सब लोग यूज करना शुरू कर गए इसको। नाउ स्ट्रीट हॉकर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लिखा था वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कब, स्पेशली पेंडेमिक ने एक्सेलरेट किया चीजों को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल न्यूट्रल एक सही आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। तो आप देखिए, अगर आपने बिगिनिंग में ऑब्जर्व किया हो तो फर्स्ट सारे पैराग्राफ में चलते हैं,
फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा था कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया 2016 में जो लॉन्च था यूपीआई का, तो वहां पे वो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक था। तो उसकी पॉजिटिव, होपफुल, या जिसको आप सैंग्विन, या इसी को आप ऑप्टिमिस्टिक टोन कह सकते हो। ठीक है, होपफुल मतलब जब आपको लगता है कि समथिंग गुड इज हैपनिंग एंड इन द नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी टोन कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, या आपके वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होता है, पॉजिटिव है, होपफुल है, सैंग्विन है, या ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पैराग्राफ पे गए, जैसे ही हाउएवर लिखा आया, तो वहां पे बात क्या उठी कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसके साथ बहुत बड़े जो एसोसिएटेड हैं। अब चैलेंजेस हैं तो आपकी होप्स कम हो जाती हैं, आपकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, आप कम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में बड़ा क्लियरली हाईलाइट किया हुआ था कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बड़े वो कॉशियस हैं क्योंकि अगर मेंटेन ना किया गया बैलेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है, या उनकी सिक्योरिटी पे काम नहीं किया गया, तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो वो उस चीज के लोग कॉशियस कॉशियस भी हैं। तो यहाँ लिखा है ऑप्टिमिस्टिक विद क्वेश्चन, एंटायरली क्रिटिकल, इसका मतलब तो उसको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, उसको तो कोई होप दिख नहीं रही, उससे तो तारीफ करी नहीं, मतलब ठीक है, तारीफ तो हुई थी, पॉजिटिव तो था उधर, क्रिटिकल का मतलब तो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो कमेंट कर रहा है उस पर, गलत। न्यूट्रल एंड डिटैच्ड, न्यूट्रल एंड डिटैच्ड का मतलब होता है जब आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्टिव होता है, आप सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं लोगों को, आपने कभी अपना पर्सनल ओपिनियन बीच में ऐड नहीं किया। बट इसमें तो था ना, ठीक है, इसमें तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया था ना कि आपको क्या पॉसिबल डिसीजंस लेने चाहिए अगर आप इस चीज का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। डिटैच्ड नहीं था वो, न्यूट्रल नहीं था, ना ही सरकास्टिक था, तो आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। आपको ज्यादातर, प्लीज मेरी बात मान लीजिएगा आज ही, फर्स्ट और लास्ट, अगर मान लीजिए चार पैराग्राफ है तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे काम कीजिए, आपको इवेंचुअली उसकी टोन या फिर उसके पर्पस ऑफ द पैसेज का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने देखा ऑप्टिमिज्म था और लास्ट में देखा आपने क्वेश्चन था, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देयर आफ्टर द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड, जो बिगिनिंग में पहली लाइन में था, अनप्रेसिडेंटेड सर्च देखा गया, विच मीन्स जो पहले कभी आया ही नहीं था। ठीक है, कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। तो एक तो हो गया प्रिडिक्टेबल, ठीक है, अन लग गया इसमें, देखो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो चीजें अपने पहले भी एक्सपीरियंस की होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंटेड। अन लग गया तो नेगेटिव हो गया, प्रिडिक्टेबल नहीं है, ऑर्डिनरी तो आम सी चीज है जो रोज के रोजमर्रा में हम देखते हैं, ठीक है, रोज की दुनिया में हम देखते हैं, वो तो ऑर्डिनरी हो गया, कन्वेंशनल हो गया। ग्रेजुअल जो चीज कंसिस्टेंट चल रही है तो कभी आया ही नहीं था, ठीक है, दैट मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, अलग है, सबसे हटके है, पेक्यूलियर है। सेवंथ क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट। अब ऑथर किस चीज को आर्ग्यू कर रहा था कि उसको लग रहा है कि बड़े रिस्क हैं, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ज्यादा रिस्क साथ में एसोसिएटेड है। अब जो इसकी चिंता का कारण है, हम ऐसी कोई बात कहते हैं जिससे इसकी चिंता खत्म हो जाए, ये चिंता मुक्त हो जाए। ठीक है, तो इन बातों में से देखिए कौन सी ऐसी बात है जो ऑथर की इस चिंता को खत्म कर सकती है। सो फर्स्ट है, यूपीआई सर्वर्स हैव फेस्ड नो आउटेजेस फॉर द लास्ट 5 consecutive years, कि पिछले 5 साल में यूपीआई सर्वर ने किस तरह की सप्लाई ब्रेकेज देखी नहीं, किस तरह की प्रॉब्लम्स देखी नहीं है, तो आगे भी उम्मीद है कि नहीं देखेंगे। ऑप्शन बी, साइबर फ्रॉड्स इंक्रीज बाय 20% एनुअली, वो बंदा साइबर फ्रॉड्स को लेके ही तो चिंतित है, और आप उसको ये कह दें यार 20% हर साल बढ़ रहे हैं, तो उसका आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता तो और बढ़ जाएगी। आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो बी है ये उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको सपोर्टिंग नहीं ढूंढना, आपको वीक करना उसका आर्ग्यूमेंट। स्मॉल वेंडर्स रिवर्ट टू कैश ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो फिर यूपीआई पेमेंट्स कैसे हो पाएंगी, वही तो उसका चिंता है कि रिस्क जो है साथ में डिजिटल पेमेंट्स के, ऑथर का यही तो आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट आपको वीक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी निकल गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम्स फेल, ये भी फेल हो रहा है तो फिर चिंता बढ़ेगी ना भाई, तो डी भी गलत हो गया। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन ए, कि यूपीएस सर्वर्स ने फेस ही नहीं किए कोई आउटेजेस फॉर द लास्ट 5 years और 5 consecutive years, ऐसा हुआ नहीं, दैट मींस फ्यूचर में भी चांसेस है नहीं होगा, इट मींस इट कैन वर्क वेल, इट कैन वर्क परफेक्टली। thereafter क्वेश्चन नंबर 8, which the following is not true according to the passage, तो आपको पता है क्या क्या ट्रू है, क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देख लो क्या एलिमिनेट हो सकता है। सो द पैंडेमिक बूस्टेड डिजिटल अडॉप्शन, ऐसा तो हुआ था, लिखा था ना, पैंडेमिक एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या था, बूस्टेड ही तो था।
यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैव सरपास्ड कार्ड पेमेंट्स। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन ने सरपास कर दिया है कार्ड पेमेंट्स को, ठीक है, पीछे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर आप देखें तो पैसेज, सेकंड पैसेज में लिखा था कि डेबिट या क्रेडिट, या फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैराग्राफ में था कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से वो क्या कर गए, राइज कर गई है पेमेंट्स, ठीक है, राइज कर गए हैं यूपीआई जो ट्रांजेक्शन्स है। तो सरपास्ट का मतलब है कि उनको पीछे छोड़ दिया कार्ड पेमेंट्स को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्लेड नो रोल इन डिजिटल पेमेंट ग्रोथ। आपको ढूंढना है समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। पहली ही लाइन में लिखा था ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्लेड नो रोल। ये तो गलत हो गया फिर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है साफ साफ। आगे पढ़ू ना पढ़ू, बट मुझे तो यहीं पे हिट कर गया, स्ट्राइक कर गया। फिर भी ऑप्शन डी पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा आप एग्जाम में भी करेंगे। फिनटेक फर्म्स आर यूजिंग एआई फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, कर ही रही है वो, है ना। Question number 9. What does the author suggest as the key for future success of digital payments in India? लास्ट पैराग्राफ में जब उसने बताया था कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए आपको, ठीक है, इन दोनों चीजों के बीच में, कि उनकी सिक्योरिटी भी संभाल लो आप, साथ में अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर लो आप। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल सकता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ कैश विद डिजिटल मनी, नहीं जी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इन रूरल इंडिया, maintaining a balance between innovation and security, introducing more foreign fintech players। तो आपका आंसर भी आ चुका होगा, मेरा भी आ चुका है, ऑप्शन सी बड़ा ही कोहेरेंट आंसर है, बड़ा ही क्लियर है। Thereafter the last question, a suitable title for this passage could be। अगर आपने उसका पर्पस, उसकी इंटेंशन, उसकी टोन को अच्छे से समझ लिया तो आप टाइटल भी परफेक्टली ठीक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए टाइटल क्या होगा, द डिक्लाइन ऑफ कैश इन इंडिया। कैश का डिक्लाइन वाज द मेजर पर्पस, और यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वजह से एक सर्ज आना वाज द मेजर पर्पस। आप समझ गए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही थी रिपीटेडली, ना कि कैश के डिक्लाइन होने की विषय पे चर्चा हो रही थी, राइट, निकल गया। डिजिटल पेमेंट्स प्रॉमिस एंड पैरल। तो डिजिटल पेमेंट्स की तो बात हो रही थी, तो प्रॉमिस है कि चीजें बड़ी सही होंगी, लेकिन पैरल मतलब साथ में खतरा भी है। ऑप्शन सी, द पेंडेमिक एंड फॉल ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग। क्या सिर्फ पेंडेमिक पे बात हुई? अब देखिए इसमें होगा पता है क्या, कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को ही सर्व कर रही होंगी, कुछ मिलेंगे जो सेकंड को सर्व कर रही होंगी, कुछ आपको मिलेंगे जो सिर्फ थर्ड को कर रही होंगी, कुछ आपको मिलेंगे जो सिर्फ फोर्थ को कर रही होंगी। आपने देखना है ओवरऑल आर्ग्यूमेंट पूरा जो चारों में डिस्कस हुआ वही आपका टाइटल बनेगा, ठीक है। अब आप थर्ड को अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पैराग्राफ को टारगेट कर रही है, जहां पे पेंडेमिक एक्सेलरेटेड दिस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, सिर्फ उस पर टारगेट कर रहा है। बाकी सब कहाँ गया, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। फर्स्ट में जिसमें बेनिफिट्स थे, एडवांसमेंट की बात हुई, सेकंड जिसमें चैलेंजेस थे, लास्ट जिसमें सोल्यूशन बताया गया बैलेंस बना के रखना। डी है व्हाई इंडिया रिजेक्ट्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस। कहाँ फोकस था, रिजेक्ट करने की बात तो एक बार भी नहीं आई, उल्टा कहा गया कि एक्सेलरेट हुआ पेंडेमिक की वजह से। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कुछ पॉजिटिव था कुछ नेगेटिव था। आपने टोन का आंसर क्या निकाला था, याद है ना, टोन का था ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉशियस, ठीक है। दैट मीन्स उसको कुछ अच्छा भी लग रहा है, उम्मीद है उसको कि अच्छा हो रहा है, साथ में उसको डर भी है किस चीज का। तो वही दो ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शंस में ही चीजें डिस्कस हुई थी, प्रॉमिस भी है और साथ ही साथ पैरल मतलब रिस्क भी है। तो ऑप्शन बी आपका मोस्ट सुटेबल टाइटल हो जाता है। नाउ आई होप that you have understood how to solve a combination, and with me you can also practice at least one question every day. So this was the first video. I hope you have understood whatever I tried to teach you, and if you get any of the doubts in this video, any of the questions, you may ask me in the comment box, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thank you very much. Have a good day.